हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द मिशन क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं कि डेली रोज़ हम सुबह करंट अफेयर लेके आते हैं, लेकिन आज से हम बिहार बोर्ड का यानी मैट्रिक के बच्चों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ला रहे हैं साइंस का। 2011 में पूछे गए प्रश्न 2020-21 सेशन के लिए। तो ये आज हमारा पहला क्लास है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल ये रहा। तो पहला सवाल है, कठोर तत्व कौन है? ऑप्शन ए है पत्थर, ऑप्शन बी है हीरा, ऑप्शन सी है कार्बन, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो कठोर तत्व कौन है पूछा है पहला सवाल। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा। हीरा हमारा क्या है? कठोर तत्व है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीरा। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है, दूसरा सवाल है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए है खारा जल, ऑप्शन बी है शुद्ध जल, ऑप्शन सी है गंदा जल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो डेंगू उत्पन्न मच्छर होता है ये आपका शुद्ध जल में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है, प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए है लेमार्क, ऑप्शन बी है अरस्तु, ऑप्शन सी है डार्विन, ऑप्शन डी है स्पेंसर। तो ये प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए है वसा, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है ग्लूकोज, ऑप्शन डी है प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये आपका ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र हो जाएगा C6H12O6। बढ़ते आगे। अगला सवाल है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ऑप्शन ए है अमीबा, ऑप्शन बी है ईस्ट में, ऑप्शन सी है शैवाल में, ऑप्शन डी है प्लाज्मोडियम में। तो मुकुलन अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? ईस्ट द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, आवेश का एसआई मात्रक क्या है, यानी चार्ज? ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी है जूल, ऑप्शन डी है कूलम। तो आवेश का एसआई मात्रक होता है
कूलम, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 7 नंबर सवाल है, ये न्यूमेरिकल का सवाल है। 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी के से जोड़ा जाने पर परिपथ में धारा का मान होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, यानी R बराबर R1 प्लस R2 डॉट डॉट RN। तो R1 और R2 मेरा दिया हुआ है 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 मेरा रेजिस्टेंस हो गया। और कितने वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ा जा रहा है? 6। तो जितना बैटरी से जोड़ा जाएगा जो मेरा रेजिस्टेंस आएगा उससे डिवाइड कर देंगे। 3 दूनी 6, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 2, यानी 2 एम्पियर मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते आगे। अगला सवाल है, आवेश का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी है जूल, ऑप्शन डी है कूलम। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है, कूलम। बढ़ते आगे। अगला सवाल है 7 नंबर। ये एक मेरा न्यूमेरिकल का सवाल है। तो क्वेश्चन बोल रहा है 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान होगा। तो इसके लिए एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 डॉट डॉट RN। तो R1 मेरा कितना दिया हुआ है? 1 और R2 2 इक्वल टू 3। और कितना एम्पियर के बैटरी के साथ जोड़ा जा रहा है? ये मेरा 6 एम्पियर के बैटरी के साथ जोड़ा जा रहा है। जो रेजिस्टेंस आएगा प्रतिरोध उससे हम डिवाइड कर देंगे, यानी 3 से डिवाइड करें। 3 दूनी 6, यानी मेरा क्या हो जाएगा? 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। ये न्यूमेरिकल था। बढ़ते आगे। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप। चलिए तो बढ़ते हैं अगला सवाल। 8 नंबर सवाल है, ओम का नियम का गणितीय रूप क्या होगा? क्या है? तो ऑप्शन ए है I बराबर वी आर, ऑप्शन बी है I बराबर V बाई आर, ऑप्शन सी है I बराबर R बाई V, और ऑप्शन डी है I बराबर V प्लस आर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, I बराबर V आर। ठीक है, बढ़ते आगे। अगला सवाल है 9 नंबर। 9 नंबर सवाल है, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर यानी मादा एनोफिलीज किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए है साफ जल,
ऑप्शन बी है गंदा जल, ऑप्शन सी है मीठा जल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये मादा इन्फ्लुएंजा गंदा जल में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। बढ़ते आगे, अगला सवाल है ओजोन परत पाया जाता है। ऑप्शन ए है वायुमंडल के निचले सतह में, ऑप्शन बी है वायुमंडल के ऊपरी सतह में, ऑप्शन सी है वायुमंडल के मध्य सतह से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत आपका पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में। ठीक है, बढ़ते आगे, अगला सवाल है 11 नंबर सवाल है ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो ओजोन O3 यानी इसके एक अणु में कितने परमाणु हैं, ये आपका 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते आगे, अगला सवाल है आवर्त सारणी मेंडलीव में कितने वर्ग होते हैं। तो ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 8। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 8 आवर्त सारणी होते हैं। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, 8। अगर ये सिर्फ ये मेंडलीव ना रहे, सिर्फ पूछे आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। ये दोनों बात ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है। अगर मेंडलीव पूछेगा तो 8 और आवर्त सारणी सिर्फ पूछेगा तो 7। बढ़ते आगे, अगला सवाल है, ये बहुत इजी सवाल है, अक्रिय तत्व कौन सा है। ऑप्शन ए है कार्बन, ऑप्शन बी है हीलियम, ऑप्शन सी है सोना, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो अक्रिय तत्व कौन है, ऑप्शन नंबर बी हीलियम। अगला सवाल, अगला सवाल 14 नंबर है, ये अच्छा सवाल है, क्लोरीन की संयोजकता क्या है, यानी क्लोरीन की संयोजकता क्या है। तो ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है -1, ऑप्शन डी है -2। क्लोरीन, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17, और क्लोरीन को सूचित किया जाता है Cl, इसका कितना होता है 17। तो इसका संयोजकता का मतलब होता है बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसको हम सबसे पहले निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका होता है क्या, 17 का 2, 8 और 7। पहला सेल में 2 होता है, दूसरा सेल में 8 होता है, तीसरा सेल में 18 होता है। ये एक फार्मूला होता है 2n²। तो 2 1 का स्क्वायर 1 यानी 2। इसी तरह मान लें आप दूसरा का निकालेंगे, दूसरा में, तो दूसरा में कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, यानी दूसरा में 8 हो जाएगा। तो हमको पूछ रहा है संयोजकता। तो संयोजकता इसमें हमारा बाह्यतम कक्षा में कितना है,
7। तो अष्टक के नियम के अनुसार हमारा अष्टक तभी फिल होगा जब हमारे बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो ये 7 है, तो ये किसी से एक उधार लेगा, तो ये अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा 2 8 8, यानी ये फुलफिल कर जाएगा। तो हमारा संयोजकता कितना हो जाएगा -1, ये किसी से एक उधार ले रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -1। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा ये सवाल। थोड़ा सा एक बार फिर से वीडियो को देखेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। तो बढ़ते आगे, अगला सवाल है 15 नंबर। हाइड्रोकार्बन कौन है? ये देखिए, ऑप्शन ए है H2O, ऑप्शन बी है C6H12O6, ऑप्शन सी है CO2, ऑप्शन डी है HNO3। तो ये है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए H2O, यानी ये वाला सही जवाब हो जाएगा। ये तो हमने पीछे बताया है क्वेश्चन में, ग्लूकोज होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये अमोनिया होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए H2O। बढ़ते आगे, अगला 16 नंबर सवाल है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। ऑप्शन ए है भोजन में, ऑप्शन बी है अमीनो अम्ल में, ऑप्शन सी है जल में, ऑप्शन डी है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये भोजन में, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते आगे, अगला सवाल है, तंत्रिका तूत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? ऑप्शन ए है एक्टोडर्म, ऑप्शन बी है मीसोडर्म, ऑप्शन डी है एंडोडर्म, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी एंडोडर्म। बढ़ते आगे, अगला सवाल है, तो ये अगला सवाल है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए है समतल, ऑप्शन बी है अवतल, ऑप्शन सी है उत्तल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये अवतल दर्पण का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते आगे, अगला सवाल है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है, यानी उससे बचने के लिए उपाय? ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल, ऑप्शन सी है बाइफोकल, ऑप्शन डी है सिलिंड्रिकल। तो इसका जवाब हो जाएगा निकट से बचने के लिए ये सवाल था, निकट दृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए। ऑप्शन ए है उत्तल, ऑप्शन बी है अवतल, ऑप्शन सी है बाइफोकल, ऑप्शन डी है सिलिंड्रिकल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अवतल। एक होता है दूर के लिए, तो दूर के लिए हो जाएगा उत्तल। इसमें हमेशा कंफ्यूज रहता है।
तो इसको याद करने के लिए निकट, तो निकट में कितने वर्ड हैं? निकट यानी निकट 1 2 3। तो इसका निवारण के लिए अवतल, अवतल में कितना है? 4, 1 2 3 4, अवतल 4 है, तो इसके एक बढ़ाकर याद करने का ये ट्रिक है, यानी इसका हो जाएगा बी। उसी तरह दूर, दूर में कितना है? 1 2, तो इसका हो जाएगा निवारण करने के लिए उत्तल, तो उत्तल में कितना है? 3, यानी निकट में 3 वर्ड है, तो उसका आंसर होगा 4 वर्ड वाला अवतल। दूर दूर यानी दूरी, इसमें कितना है? दूर बोले या दूरी बोले, इसमें 2 वर्ड है, तो इसका कितना हो जाएगा? 3 वर्ड वाला आंसर हो जाएगा उत्तल। तो ये आपका इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल। तो ये हमारा आज का लास्ट सवाल था। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। तो आज के लिए इतना ही। आगे वीडियो में 2012 का पूछा हुआ प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय।